नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हम सब जानवर हैं, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे और उसमें मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। क्या हुआ प्रोफेसर? मेरी ये वफादार बता रही है कि कोई इधर आ रहा है, तुम जाओ यहां से। आने वाला परमाणु था। कैसे हो प्रोफेसर घोषाल? अच्छा हूं। वैसे मुझे तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं तेरी छाती को अपने नाखून से नहीं फाड़ देता। ओह, तो जेल का यह स्पेशल सेल अभी तक तुम्हारे अंदर मौजूद जानवर को खत्म नहीं कर पाया है। कोई बात नहीं, जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इसी सेल में पड़े सड़ते रहो। मेरे साथ घटित दोनों घटनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उन दोनों घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेसर एनिमल का हाथ होगा। इसलिए मैं जेल में यह देखने आया था कि कहीं प्रोफेसर एनिमल जेल से फरार तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है और उसकी नफरत ने भी यह दिखा दिया है कि वो असली है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं। जा परमाणु, जा रहा है परमाणु, जा। लेकिन ये मत भूल जाइयो कि मैंने तुझे चूहा बनाया था, तब तू मेरे झपट्टे से बच गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जेल से बाहर आकर इस बार मैं तुझे मच्छर बनाऊंगा और चुटकी से मसल दूंगा। उस दिन ना तू अपने आप को बचा पाएगा और ना इस शहर के उन इंसानों को बचा पाएगा जिसके अंदर सोए जानवर जाग जाएंगे। इंतजार कर परमाणु, जल्दी तुझे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस शहर का बच्चा बच्चा जानवर बना नजर आएगा। देखता रहा ऐसे सपने, देखता रहा। परमाणु को वो सिर्फ सपना दिखा रहा था। उसे क्या मालूम था कि प्रोफेसर एनिमल जेल में रहकर भी अपने सपने को पूरा करने की तैयारी कर रहा था, उन रॉक पक्षियों की मदद से, जिसका निशाना था वो सरकारी गोदाम। क्रियों, बड़ाम, जहां कई हजार टन सरकारी सोना मौजूद है और सोने के उस सरकारी गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था करने वालों ने ऐसे किसी लुटेरे की कल्पना भी नहीं की थी। फिर वे भला उससे निपटने का इंतजाम क्या करते हैं? और कोई इंतजाम होता भी तो उन अद्भुत लुटेरों ने उन इंतजामों की ऐसे ही धज्जियां उड़ा दी होती। लेकिन इन सब के बाद भी मंजिल उनसे दूर ही थी, क्योंकि सुरक्षा का एक इंतजाम अभी भी अपनी जगह पर अडिग था, वो परमाणु था। इस बार बड़ा ही हाथ मारने की कोशिश की गई है और वो भी इन रॉक पक्षियों के बल पर। लेकिन मैं कैसे सफल होने दूंगा इस कोशिश को? अपनी ताकत लगाकर ये रॉक पक्षी परमाणु रस्सियों को तोड़ रहे हैं। देखते हैं कब तक तोड़ते रहेंगे। मैं इन पर परमाणु रस्सियां छोड़ता ही रहूंगा। वैसे अगर मैं अपनी परमाणु रस्सियों के साथ करंट भी जोड़ दूं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हो गया तेज, हो गया। तेज करंट ने उन्हें तड़पाना शुरू कर दिया है। जल्द ही इनके साथ ये तड़प कर भी खत्म हो जाएंगी। ओह, ये अचानक धूल का गुब्बारा सा कैसा आ रहा है? धूल के उस गुब्बारे के वहां पहुंचने का कारण पता चला तो परमाणु का मुंह खुले का खुला रह गया। ओह, धूल का यह गुब्बारा एक अजीब सी पक्षी में बदल रहा है। पहले क्या कम थे जो ये एक और आ गया? खैर, जब बड़े बड़े रॉक पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये छोटा और साधारण पक्षी क्या बिगाड़ेगा? वो पक्षी छोटा जरूर था लेकिन साधारण नहीं, और ये बात परमाणु को तुरंत ही पता चल गई। उफ, इस बार परमाणु के कंठ से चीख बोले बिना ना रह पाई।
आह आह ये छोटा जरूर है लेकिन बेहद खतरनाक। ये मेरा मांस नोच खाएगा। अगर मैंने जल्दी इसे बेबस नहीं किया तो। ओह नो। अपनी चालाकी से उसने अपने आप को परमाणु रस्सियों से तो बचाया ही है, साथ ही उन रॉक पक्षियों को तड़पते करंट को भी ब्रेक कर दिया है। ओह, आजाद होते ही रॉक पक्षियों ने फिर से गोल्ड को लूटना शुरू कर दिया है। मुझे एक बार फिर इन्हें रोकना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले इस मददगार पक्षी को खत्म करना होगा, और ये काम मेरे परमाणु छल्ले आराम से कर देंगे। कर दिया। वो पक्षी राख राख हो गया। अब मैं गोल्ड की ईंटों को ले जाने वाले इन रॉक पक्षियों को फिर से रोकने में व्यस्त हो सकता हूं। आ लेकिन इस वार ने परमाणु को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन परमाणु को उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसे वार करने वाला दिखाई दिया। ओह नहीं, ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने अभी अभी खत्म किया है। तो क्या मुझ पर हमला करने वैसा ही दूसरा पक्षी फिर आ गया? नहीं, ये दूसरा नहीं है, ये वही है। ये अपनी राख से दोबारा जन्म ले रहा है। अमेजिंग। ऐसा तो मैंने ना कभी देखा और ना सुना। ओह, इसके बारे में सोचने के चक्कर में मैं उन रॉक पक्षियों को तो भूल गया जो गोल्ड लेकर यहां से भागने की फिराक में है। मुझे उन्हें रोकना होगा। आ यह हमले पर हमले किए जा रहा है। इसे एक बार फिर खत्म करना होगा। अरे ये क्या, मेरे हाथों से परमाणु छल्ले नहीं निकल रहे हैं। परमाणु रस्सियां नहीं निकल पा रही, मैं उड़ नहीं पा रहा। क्या हुआ मेरी परमाणु शक्तियों को? वे काम क्यों नहीं कर रही? फड़ 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 फड़। यह दृश्य कहीं देखा जा रहा था। चीख परमाणु, चीख, क्योंकि इस बार मैंने तेरे सामने जो मौत भेजी है उसके सामने तू चीखने के सिवा कुछ कर नहीं सकता। वैसे ऐसा कैसे हो रहा है प्रोफेसर? प्रोफेसर साहब, परमाणु अपनी परमाणु शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा? उस माइक्रोचिप की वजह से, जिसे मैंने हमलावर पक्षी के मुंह में रख दिया था। हमले के दौरान वो चिप परमाणु के शरीर में प्रवेश कर गई है, जहां उसने परमाणु की शक्तियों को निष्क्रिय करने का काम करना शुरू कर दिया। अब जब वो चिप परमाणु के शरीर में है, तब तक परमाणु की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, और परमाणु उस चिप को अपने शरीर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि अब जब तक उसे अपने शरीर में मौजूद चिप का पता नहीं चला तो वो आगे क्या चलेगा, क्योंकि अब परमाणु को हर हाल में खत्म होना है। इस समय तो वो सोने की पिघलाने वाली फ्लेम से हमलावर पक्षी को खत्म कर रहा है। कर लेने दो। मेरा वो पक्षी राख होगा और राख से फिर उठ खड़ा होगा। एक बार फिर परमाणु उस पक्षी को अपने ही राख से पैदा होता देख रहा था। उफ, ये एक बार फिर जिंदा हो रहा है। मुझे मुर्दा बना देने के लिए। आ मैं अपनी परमाणु पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसे खत्म करने का यहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए इस समय अक्लमंदी यही कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और इसे खत्म करने का कोई परमानेंट साधन खोजना चाहिए। ओह उफ, ऐसे ऐसे समय में प्रोबॉट भी मेरे कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उससे संबंध स्थापित करना और उसकी नजर लगातार मुझ पर रहना भी मेरी परमाणु पावर के रहते ही संभव है। ओह, उस छोटे पक्षी के पंजों का वो वार इतना घातक होगा, ये परमाणु ने सपने में भी नहीं सोचा था। आह! एक पल के लिए परमाणु को लगा कि उसका मस्तिष्क मौत के अंधेरे में खो गया है। यमदूत उसकी आत्मा को लेकर उड़े जा रहे हैं यमलोक की तरफ, यमलोक की ओर। वैसे वास्तविकता तो ये है,
ये थी कि परमाणु का शरीर उड़ ही रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसे यमदूत नहीं बल्कि वो पक्षी लेकर उड़ रहा था, और ऐसी स्थिति में यमलोक परमाणु की आत्मा से ज्यादा दूर नहीं था। उफ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना छोटा पक्षी इतना भारी और बड़ी रेफ्रिजरेटेड वैन को अपने पंजे में फंसाए उसे आकाश में उड़ाए ले जा रहा है। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो जानता है कि उसका दुश्मन यानी कि मैं इस वैन के अंदर मौजूद हूँ, और अगर वो इस वैन को ऊपर ले जाकर छोड़ देगा तो ऊंचाई से गिरकर मैं मारा जाऊंगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि मेरे पास वो परमाणु पावर नहीं है जिसके बल पर मैं उड़कर बच सकूं। ओह, उसका इरादा मुझे नीचे गिराकर मारने का नहीं बल्कि नीचे मौजूद दहकते हुए फर्नेस में गिराकर मारने का है। बहुत चालाक है ये पक्षी। वो जानता है इस सड़क पर गिरकर मेरे बचने के 1-2% चांस है भी, जबकि इस फर्नेस में गिरकर तो 100% मौत है। अब ये किसी भी क्षण मुझे इस वैन के साथ फर्नेस में गिरा सकता है। ओह, ये क्या! परमाणु को कुछ देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस पक्षी के पंजों से वैन छूट गई, और अब वो परमाणु को लेकर तेजी से धकते फर्नेस की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये क्या! लेकिन परमाणु के साथ नहीं, उस अद्भुत पक्षी के साथ फर्नेस में मौजूद दहकते लावे ने पलक झपकते ही वैन को भी अपने में मिला लिया, और उस पक्षी को भी। क्लियों! परमाणु सही सलामत एक तरफ खड़ा उस नजारे को देख रहा था। ओफ, मेरे कंधे के मांस में एक माइक्रोचिप धसी हुई थी। अगर ये बात मुझे 2 पल बाद पता चलती तो उस पक्षी की जगह मेरा शरीर फर्नेस में पड़ा पिघल रहा होता। वैसे उसके लिए मुझे उस रेफ्रिजरेटेड वैन का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसमें मौजूद अत्यधिक ठंड ने मेरे मांस में मौजूद उस चिप के मेटल को ठंडा करके मुझे एहसास दिलाया कि मेरे मांस में कुछ धंसा हुआ है। बस इसका एहसास होते ही मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरे मांस में धसी धसी चीज ने ही मेरे परमाणु पावर को निष्क्रिय कर दिया है। फिर मैंने तुरंत ही अपने कंधे के मांस का वो हिस्सा अपने शरीर से नोच डाला, और मेरे ऐसा करते ही मेरी परमाणु पावर फिर से सक्रिय हो गई। तब मैं छोटा होकर वैन से बाहर निकला और अपनी परमाणु रस्सी छोड़कर तुरंत ही इसका इंतजाम किया कि वैन के साथ ही वो पक्षी भी फर्नेस में जा गिरे। और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ, और चूंकि दहकते फर्नेस में गिरकर वो अद्भुत पक्षी राख नहीं हुआ बल्कि पिघला है, इसलिए उसके दोबारा जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह मैं उस अद्भुत पक्षी को खत्म करने में सफल हुआ, लेकिन इस बीच रॉक पक्षी गोल्ड स्टोर से कई क्विंटल सोना ले जाने में सफल हो गए। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। प्रोफेसर एनिमल के लिए तो यह बहुत ही अच्छा हुआ था। मेरा अद्भुत फिनिक्स पक्षी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं इतना सारा गोल्ड हासिल करने में सफल हो ही गया। अब इस गोल्ड के बल पर मैं करूंगा वो खरीदारी जो इंसानों से भरी इस दुनिया को जानवरों की दुनिया में बदल देगी, और उसकी शुरुआत यहीं से होगी, इसी शहर से जिसका रक्षक है परमाणु। ये तुम क्या कह रहे हो प्रोबोट? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है परमाणु। अपनी राख से जिंदा हो जाने वाले जिस अद्भुत पक्षी से तुम लड़ रहे थे वो फिनिक्स नाम का वो पक्षी था जिसका अस्तित्व करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर था। हैरी पॉटर की कहानियों में भी इस पक्षी के कारनामे के बारे में लिखा गया है। लेकिन वो पक्षी आज अस्तित्व में कैसे आया? ठीक वैसे ही जैसे बाकी प्राचीन पक्षी और डायनासोर अस्तित्व में आए। किसी ने उनके डीएनए संरचनाओं का गलत फायदा उठाया है। वर्षों से इस दिशा में काम करने वाले अमेरिका के प्रोफेसर
वाल्टो ने दावा किया था कि उसने भिन्न भिन्न प्राचीन विलुप्त प्राणियों के ऐसे डीएनए खोज निकाले हैं जिनके बल पर उन प्राणियों की रचना की जा सकती है। अपने उन्हीं दावे के पुष्टि के लिए प्रोफेसर बाल्टो अपने डीएनए नमूनों के साथ दिल्ली में होने वाले एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने यहाँ आए हुए थे। खबर है कि किसी ने प्रोफेसर बाल्टो पर हमला करके उसके वे डीएनए नमूने चुरा लिए। किसी को प्रोफेसर बाल्टो में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बात ज्यादा नहीं फैली, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी शुरुआत प्रोफेसर बाल्टो से ही हुई है। इसके लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घायल प्रोफेसर बाल्टो तुम्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ऐसा है तो मुझे तुरंत ही प्रोफेसर बाल्टो से मिलना होगा। कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर बाल्टो के सामने मौजूद परमाणु उससे पूछताछ कर रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं प्रोफेसर कि आज के समय में प्राचीन प्राणियों की मौजूदगी आपके खोजे डीएनए नमूनों की बदौलत है? यस, लेकिन ऐसा कोई तभी कर सकता है जब वो प्राणी जगत का बहुत पहुंचा हुआ ज्ञाता हो। क्या आप बता सकते हैं कि आप पर हमला करके आपसे डीएनए हथियाने वाला आदमी कौन था? मेरे जीते जी कोई उन नमूनों को मुझसे छीन नहीं सकता था। उसे तो मैंने वे नमूने खुद दिए थे। मतलब वो मुझे विज्ञान भवन में मिला था, कह रहा था कि वो भी उसी सेमिनार में शामिल होने आया है जिसमें मैं आया था। बातचीत में पता चला कि वो तो प्राणी जगत का बहुत ही पहुंचा हुआ वैज्ञानिक है। मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया। इस बीच मेरी बड़ाई करके उसने जब मुझसे मेरे डीएनए नमूने मांगे तो मैं इनकार ना कर सका। मैंने उसे नमूने दे दिए, लेकिन जब मैंने उससे वो नमूने वापस मांगे तो गुस्से में भर उठा। देखते देखते उसके हाथ जानवरों के पंजे जैसे हो गए। उसका शरीर एक बड़े जानवर में बदल गया और फिर वो मुझसे रौंदा हुआ मेरे नमूने लेकर भाग खड़ा हुआ। प्रोफेसर एनिमल, प्रोफेसर एनिमल, आप पर हमला करके जो डीएनए नमूने ले भागा वो प्रोफेसर एनिमल था, जो सारी दुनिया को जानवर बनाने के सपने देख रहा है। प्रोफेसर एक ही सांस में प्रोफेसर बाल्टो को सब कुछ परमाणु एक ही सांस में प्रोफेसर बाल्टो को सब कुछ बताता चला गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आखिरी पार्ट को इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।